हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बफर सॉल्यूशंस की पीएच कैलकुलेट की थी। बफर सॉल्यूशंस में डिफरेंट केसेस लिए थे, जैसे मिक्स्ड बफर, सिंपल बफर। देन हमने इवन पॉलीप्रोटिक एसिड और पॉलीप्रोटिक बेस से अगर कोई बफर सॉल्यूशन बनता है तो उसकी पीएच कैसे फाइंड आउट करनी, वो भी हमने फॉर्मूले लिखे थे। देन आफ्टर दैट फिर मैंने आपको बताया था कि अब जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें क्या होता है। मेनली जो हमारा डिस्कशन था लास्ट क्लास में, मैंने आपको बताया था, कुछ केसेस मैंने ले लिए थे, वहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो एग्जांपल्स हमने लिए थे, HCl को हम मिक्स कर रहे थे, NaOH के साथ हमने मिक्स किया। देन HCl को हमने एसिटिक एसिड के साथ मिक्स किया, NH4OH के साथ में हमने मिक्स किया, इवन एसीटेट आयन और यहाँ पर NH4+। थर्ड केस हम डिस्कस कर रहे थे। थर्ड केस लास्ट में हमने डिस्कस किया था HCl को जब हमने NH4OH के साथ मिक्स किया था। तो जब हमने HCl को NH4OH के साथ मिक्स किया था तो यहाँ पर तीन केसेस बने थे। केस वन, जब HCl और NH4OH के मोल्स इक्वल थे। जब इक्वल मोल्स थे तो दोनों की रिएक्शन कंप्लीट हो गई। दोनों की जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गई और सॉल्ट बना, तो फॉर्मूले किसके लगेंगे? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के। देन केस टू था जिसमें NH4OH के मोल्स HCl से ज्यादा थे, तो बफर सॉल्यूशन बना था किसका? NH4OH प्लस NH4Cl का, तो उसमें बफर सॉल्यूशन के फॉर्मूले लगे थे। और थर्ड केस था HCl बच गया था, HCl एक्सेस में था, प्लस NH4Cl। HCl भी ऑब्वियसली एक एसिड है और NH4Cl वो भी एक एसिड ही है, हाँ, जिसे आप ब्रॉन्स्टेड एसिड बोल सकते हो। एसिडिक सॉल्ट को मैंने आपसे कहा था कि आप एसिड बोलो। NH4Cl मतलब एक तरह से NH4+ आयन, तो NH4+ भी एसिड है, तो HCl का NH4+ पर क्या लगेगा? कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, तो अगेन कह सकते हो कि जो तीन केसेस बने और यहाँ पर कब बनेंगे और किस केस में तीन केसेस बनेंगे? क्या अगर मैं HCl और NH4Cl, NH4+Cl इनको मिक्स करूंगा तो तीन केसेस बनेंगे? नहीं, उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। HCl फोर्थ केस, HCl प्लस NH4Cl, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। क्या होगा? कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, तो यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट, कोई रिएक्शन नहीं होगी इन दोनों के बीच में। कॉमन आयन इफेक्ट HCl का NH4Cl पर लगेगा, यानी ये वही वाला केस रिपीट हो गया। कौन सा रिपीट हो गया? जब HCl और NH4OH को हमने मिक्स किया था, HCl के मोल्स ज्यादा थे, तो HCl और क्या बच गया था? NH4Cl। ये सेम केस रिपीट हो गया। लेकिन अगर आप HCl को एसिटेट आयन के साथ मिक्स करोगे, एसिटेट आयन या CH3COO- Na+, क्योंकि मिक्सअप करने पर Na+ की तो किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी। ये एसिड है और एसिटेट आयन क्या है? बेस। हाँ, क्या रिएक्ट करेंगे? यस, यहाँ पर फिर से रिएक्शन होगी। क्या बनेगा? CH3COOH प्लस Cl-। तीन केसेस। केस वन, इसके एक मोल के साथ इसका भी एक मोल, 0 0, ये पहले 0 था, एक मोल। Cl आयन से कोई मतलब नहीं, सॉल्यूशन में केवल क्या रह गया? एसिड। यानी ये तो बहुत सिंपल सा केस आ गया। आप ये मत बोलो कि पानी, अगर आप इन दोनों के इक्वल मोल्स मिक्स कर रहे हो HCl और एसिटिक एसिड के, एसिटेट आयन के, तो आप ये बोलो कि पानी में आपने HCl और एसिटेट आयन मिक्स नहीं किया, पानी में आपने एसिटिक एसिड मिक्स किया। देन केस टू, इसके 1 मोल और इसके 2 मोल्स। इसके 1 मोल के साथ इसके 2 मोल, 0 1 मोल 1 मोल। क्या बन गया ये? एसिटेट आयन, एसिटिक एसिड, बफर। किसके फॉर्मूले लगेंगे? बफर के। यानी इस चीज को समझना, ये एक्स्ट्रा चीज आप कर रहे हो। अभी तक जितना हमने डिस्कस किया है ये उसमें एक्स्ट्रा है। अब आप यहाँ पर जैसे ही आपको पता चला बफर, अब आपको बफर का कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये डिसाइड करना होगा। यहाँ से कैटेगरी डिसाइड कर पाओगे। अगर आप इसके 1 मोल के साथ इसके 2 मोल्स मिक्स कर रहे हो, डायरेक्टली इससे कैटेगरी नहीं पता चलेगी। जब आप रिएक्ट करवा दोगे, इसके 1 मोल बचे, इसके भी 1 मोल बने, अब यहाँ से कैटेगरी पता चलेगी। और अगर यही यहाँ पर इसके 2 मोल्स के साथ इसके 1 मोल मिक्स किए, 0 1 मोल 0 1 मोल। HCl एसिड है, एसिटिक एसिड भी एसिड है, क्या लगेगा?
कॉमन आयन इफेक्ट, HCl का एसिटिक एसिड पर कॉमन आयन इफेक्ट, यानी कह सकते हो वही रिपीटेशन हो रहा है, वही रिपीटेशन हो रहा है, यानी क्वेश्चंस नहीं है। जो 3 केसेस HCl और NH4OH के केस में बने, यहाँ पर भी इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 3 केसेस, इन दोनों को भी कनेक्ट करोगे तो 3 केसेस, ठीक है, यहाँ पर भी 3 केसेस, इन दोनों को कनेक्ट करोगे HCl और एसिटिक एसिड 1, HCl और NH4Cl, यहाँ पर भी एक HCl और NaOH, यहाँ पर कह सकते हो तो बहुत आसान सा पार्ट है क्योंकि यहाँ पर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो जो एक्स्ट्रा होगा उसके अकॉर्डिंग पीएच डिसाइड होगी। तो ये मेनली हम ये नहीं डिसाइड कर पाते कि क्या रिएक्शन होगी नहीं होगी, तो क्वेश्चंस को पहले ब्रेक करना होगा, कौन सी स्टेप 1 है वो सबसे पहले देखनी होगी। अगर पानी में एक ही सब्सटेंस डाल रहे हो तब तो डायरेक्टली आपको कैटेगरी पता चल जाएगी। प्रॉब्लम कब होती है? जब एक से ज्यादा सब्सटेंस मिक्स कर रहे हो, और एक से ज्यादा मिक्स करो तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा क्या वो रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। वो मैंने आपको यहाँ बताया है, अगर वो रिएक्ट करेंगे तो पहले उन्हें रिएक्ट करवाओ, और रिएक्ट करवाने के बाद फिर सोचो, अब क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करो कि हाँ रिएक्ट करने के बाद, जैसे यहाँ पर क्या बचा HCl और एसिटिक एसिड, अब कैटेगरी डिसाइड करो तो कॉमन आयन इफेक्ट की कैटेगरी। समझ में आई मेरी बात? चलिए क्वेश्चंस करते हैं इसी के ऊपर, इन्हीं पर मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। हाँ, आपको और थोड़ा प्रैक्टिस करना है इस चीज़ की, और प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सारा डिस्कशन हमने HCl से स्टार्ट किया था, अब आप HCl को हटा दो, कहाँ से स्टार्ट करो? NaOH से। NaOH को NH4OH के साथ मिक्स करो, सोचो थोड़ा सा कुछ याद आ रहा है? NaOH भी बेस, NH4OH भी बेस, क्या लगेगा? कॉमन आयन इफेक्ट। क्या ये रिएक्ट करेंगे? नहीं करेंगे, दोनों ही बेस है, रिएक्ट नहीं करेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा NaOH का NH4OH पर, ठीक है। NaOH को एसिटेट आयन के साथ मिक्स करोगे, ये भी बेस, एसिटेट आयन भी बेस है, कोई रिएक्शन नहीं होगी। अगेन NaOH का एसिटेट आयन पे भी क्या लगेगा? कॉमन आयन इफेक्ट, जैसे HCl का किस पे लग रहा था? NH4+ पे। हाँ, लेकिन यही NaOH को अगर आप एसिटिक एसिड और NH4Cl के साथ मिक्स करोगे, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, NaOH की इनके साथ क्या होगी? रिएक्शन होगी, इसके साथ भी 3 केसेस बनेंगे, और NaOH के NH4Cl के साथ भी 3 केसेस बनेंगे, जैसे हम यहाँ पर कर रहे थे। समझ में आई मेरी बात? हमेशा पहले रिएक्ट करवाओगे, रिएक्ट करवाने पर मिक्सिंग करने से पहले इसके कितने मोल्स है, इसके कितने मोल्स है लिखो, बाद में इसके कितने मोल्स बने वो लिखो, और वापस से इनको कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करो। यहाँ पर भी मिस्टेक होता है क्या, मोल्स निकाल लेते हैं, जो मोल्स आते हैं लगता है वही कंसंट्रेशन है, तो नहीं, वापस से वॉल्यूम से डिवाइड करना होगा। ये मेजर मिस्टेक होती है, बहुत बार वॉल्यूम से हम डिवाइड ही नहीं करते, या बहुत बार उल्टा भी होता है, जो कंसंट्रेशन दे रखी लगता है वही मोल्स है, कंसंट्रेशन अलग है, मोल्स अलग है। फिर से बता दूं, मोल्स अगर निकालने हैं तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, अगर ये ml में है तो ये मिली मोल्स हो जाएंगे, ये लीटर में है तो मोल्स हो जाएंगे। ज़्यादातर वॉल्यूम ml में ही होता है, तो मिली मोल्स वर्ड ज़्यादा यूज करो, मिली मोल्स इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, यहाँ पर वॉल्यूम इन लिखो, और मिली मोल्स को अगर आप वॉल्यूम इन ml से डिवाइड कर दोगे तो फिर से क्या आ जाएगी? कॉन्सेंट्रेशन बोल दो या मोलरिटी। चलिए अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पर, करना क्या है? वही पीएच फाइंड आउट करना है, तो क्वेश्चन क्लियर है, पीएच फाइंड आउट करना है आपको। यहाँ पर Ka और जिस Ka ऑफ एसिटिक एसिड, Kb ऑफ NH4OH, इनका डेटा दे रखा। चलिए ये भी दे देता हूँ 10⁻⁻⁵, जरूरत पड़ेगी ये भी 10⁻⁻⁵।
करिए सॉल्व करिए। फर्स्ट स्टेप पहले ये डिसाइड करो क्या ये रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो हमेशा फर्स्ट स्टेप होगी। सेकंड स्टेप, अगर वो रिएक्ट कर रहे हैं तो उनके मोल्स निकालो, उनको रिएक्ट करवाओ, प्रोडक्ट के मोल्स निकालो, फिर वापस से मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। आई थिंक कैलकुलेशन बहुत आसान है सभी में। पीएच कैलकुलेट करनी है सभी में, पीएच ही कैलकुलेट करनी है आपको। आई थिंक पहला बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन का केस है। चलिए फर्स्ट बफर सॉल्यूशन, आई थिंक आंसर पहले बताऊं मैं। पीओएच आ जाएगा 5, तो पीएच जो है वो 9। कैसे रिएक्ट करेंगे? यस, NH4Cl प्लस NaOH, क्या बनेगा? NH4OH NaCl। NaCl से कोई मतलब नहीं, इसके मिलीमोल्स लिख सकते हो चाहो तो। इसके मिलीमोल्स 20, इसके 10, 0, 10, 10 से ये 10 बनेंगे। यानी फाइनली सॉल्यूशन में NH4Cl और NH4OH के 10 मिलीमोल्स है। क्या बन गया? बफर। अच्छा, बफर के केस में एक अच्छी बात क्या है, हाँ लेकिन बेसिक बफर है, बट बफर के केस में एक अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर सॉल्ट अपॉन एसिड की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो आता है। तो सिंस रेशियो अगर आ रहा है दोनों सेम सॉल्यूशन में, तो दोनों के लिए वॉल्यूम सेम होगा। तो इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आप डायरेक्ट यहाँ पर मोल्स या मिलीमोल्स भी पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर इसके 10 मिलीमोल्स, इसके भी 10, तो यही पुट कर दो क्योंकि वॉल्यूम तो सेम है। डिवाइड भी करोगे 200 ml कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे ही log 1 है, pKb की वैल्यू कितनी है? pKb की वैल्यू 5, तो POH इक्वल्स टू 5, तो pH इक्वल्स टू 9। ये डेटा याद रखना। केस 2, एसिटिक एसिड प्लस NaOH, अगेन रिएक्शन होगी, एसिड और बेस है, CH3COONA प्लस H2।
अब यहाँ पर एक तरीका और है, मोल्स ना लिख के डायरेक्ट आप इनकी कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम जस्ट डबल हो गया, 100 ml 100 ml और 200 ml, जैसे ही वॉल्यूम डबल होगा कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगी। तो इसकी 0.2 से 0.1, 0.2 से 0.1, तो कोई जरूरी नहीं कि मोल्स लिखो, यहाँ पर आप कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकते हो, लेकिन ये नहीं, ये कॉन्सेंट्रेशन नहीं, आफ्टर मिक्सिंग जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लिख सकते हो, बिफोर मिक्सिंग की नहीं, आफ्टर मिक्सिंग ये भी 0.1, ये भी 0.1। अभी के लिए आप ऐसा करो, दोनों तरीके से करो, कॉन्सेंट्रेशन से भी करो और मोल से भी करो, प्रैक्टिस दोनों की होनी चाहिए, तभी समझ में आएगा कि हाँ दोनों तरीके हम कर सकते हैं। 0.1, 0.1 मैं दोनों तरीके से चलिए लिख देता हूँ। पहले मिलीमोल्स वाले तरीके से लिखता हूँ, 20, 0, 0, 0 पहले था, अब 20। कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे, 20 डिवाइडेड बाय 200 ml, तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन CH3CO की कंसंट्रेशन 20 डिवाइडेड बाय 200 which is 0.1। कंसंट्रेशन से करना है, वॉल्यूम डबल हो गया तो इसकी कंसंट्रेशन आफ्टर मिक्सिंग 0.1, इसकी कंसंट्रेशन भी आफ्टर मिक्सिंग 0.1, 0, 0, इसकी कंसंट्रेशन 0.1। ठीक है, तो ये कर सकते हो। क्या बन गया, सॉल्ट, सॉल्ट के फॉर्मूले, यानी या तो सॉल्ट से आपको करना पड़ेगा CH3CO-, कैसे करोगे, अब रिएक्शन लिखोगे वापस, यानी ये पार्ट तो एक्स्ट्रा हो गया। अब आप ये सोचो पानी में आपने क्या डाला है, CH3COONA, यानी CH3CO- H2O CH3COOH प्लस OH-, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kw/Ka which is 10⁻⁻⁹ x² (0.1 - x), x को नेगलेक्ट कर दिया, ये x की वैल्यू आ गई 10⁻⁵, ये x क्या है, OH आयन कंसंट्रेशन, तो POH इक्वल्स टू 5, तो pH इक्वल्स टू अगेन 9 होना भी चाहिए, क्योंकि जितने मोल्स एसिड के उतने ही बेस के, लेकिन बेस स्ट्रॉन्ग है। यस, ये बहुत छोटा सा कंफ्यूजन है, नहीं होना चाहिए बट बहुतों को होता है, बहुतों को ऐसा लगता है सर एसिड और बेस के मोल्स इक्वल है तो सॉल्यूशन तो न्यूट्रल होगा। ये स्टेटमेंट तब वैलिड है जब एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो, अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है और तब दोनों के मोल्स इक्वल है तब वो न्यूट्रल होगा। अगर एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्यूशन बेसिक होगा, एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, राइट। तो यहाँ पर pH इज 9। थर्ड केस, ये सॉल्ट वाला हो गया, थर्ड केस किसका हो गया, यस कॉमन आयन इफेक्ट। थर्ड जो केस है वो कॉमन आयन इफेक्ट का है। अब यहाँ पर CH3COONA प्लस HCl, ये बेस, बेसिक सॉल्ट यानी बेस, एसिड CH3COOH प्लस NaCl, वॉल्यूम डबल, कंसंट्रेशन हाफ 0.1 और इसकी कंसंट्रेशन 0.101, रिएक्ट करेंगे 0.001 रह जाएगा 0.1, कॉमन आयन इफेक्ट। बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं, HCl का इस पर कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा 10⁻⁻⁵ Ka, मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ 10⁻³ प्लस x अपॉन 0.1 - x। ये x तो नेग्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये x नेग्लेक्ट नहीं होने वाला। क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, वैसे x की वैल्यू जहाँ तक मुझे लग रहा है ये वैल्यू आएगी, पॉइंट चेक कर लेना, 0.62 × 10⁻⁻⁻। ठीक है, अब क्वेश्चंस यही आते हैं पूरे चैप्टर में। अब आप देखोगे इसी तरह के क्वेश्चंस हैं और कुछ भी नया नहीं है। हाँ, लेकिन अब चेंज क्या हो सकता है, थोड़ा डराना है तो क्या कर दो, यहाँ पर मैंने कहीं यूज तो नहीं, हाँ लेकिन एसिड और बेस बदल दो, और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। जैसे NH4Cl की जगह C6H5NH3 प्लस Cl-, ये लिख दो। अब बहुतों को नहीं समझ में आता, सेम क्वेश्चन, कुछ डेटा मान लो ये इसका K जो NH4Cl का था वही डेटा इसका भी है, अब ये समझ में ही नहीं आता।
क्यों? क्योंकि बहुत लोग ये समझ में नहीं आता कि ये क्या है, ये एसिड ही नहीं दिखता, जबकि एसिडिक सॉल्ट यानी एसिड है नहीं। बार बार मैं ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, इससे एसिड है ये समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये एसिड है, ये बेस है, अच्छी तरह से बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो यही है, और इन्हीं को हम पता क्या कहते हैं, टाइट्रेशन वाले क्वेश्चन। बहुत जगह ये लैंग्वेज यूज होती है कि मिक्सिंग कर रहे हैं, पीएच निकालो, ये वर्ड जनरली यूज होता है। तो और कुछ नहीं, यही आपको करना है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करना, मुझे क्या करूंगा, अब जैसे ये अलग अलग क्वेश्चन, अब मुझे इसको कॉम्प्लिकेटेड करना है। पहले एसिटिक एसिड में क्या मिलाया, NaOH। एसिटिक एसिड में NaOH बनाया, क्या रह गया, एसिटिक एसिड, सॉरी हाँ, एसिटिक एसिड में NaOH मिक्स किया, क्या बन गया था, हमने देखा था सॉल्ट। सॉल्ट बन गया, यानी बेसिक सॉल्ट यानी बेस। थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करना, फिर मैं इसमें एसिड और ऐड कर दूँ, HCl और ऐड कर दूँ, यानी पहले NaOH मिलाया, फिर HCl मिलाया, इस तरह से मिक्स करते जाओ। बहुत एक एसिड, फिर दूसरा बेस, फिर एसिड, फिर दूसरा बेस, इस तरह से मिक्स करते जाओ। आपको उनको समझना होगा कि कौन रिएक्ट करेगा, कौन रिएक्ट नहीं करेगा। तो वो 2 स्टेप में हो जाएगा। और कॉम्प्लिकेटेड करना, एक एसिड या बेस और मिक्स कर दो। अब वो हर एक स्टेप में आपको देखना होगा, क्योंकि आपने इन दोनों को मिक्स किया, क्या बन गया, CH3CONA। अब भूल जाओ इन दोनों, अब आप इन दोनों को भूल जाओ। अब अगर मैं इसमें HCl ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, CH3COH बनेगा। अगर इक्वल मोल्स बनेगा वो, अब किसके कितने मोल्स है उस पर डिपेंड करेगा। CH3CONA प्लस HCl, इनकी रिएक्शन होगी, इनको भूल जाओ। ये केसेस हम सब ले चुके हैं, CH3CONA और HCl के केसेस भी हम ले चुके हैं। तो वहां से फिर स्टार्ट करना होगा। एक तो ये नहीं पता चलता रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरी मिस्टेक क्या होती है, मैं आपको बता दूं, ये तो अभी भी मैंने डेटा बड़े अच्छे से दिए आपको, 100 ml तो हो गया आसानी से, बड़ा आसानी से। इसका 100 ml, इसका भी 100 ml, वॉल्यूम डबल, कंसंट्रेशन हाफ। मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ, यही अभी 100 ml, और यहाँ पर पता है, चलो ये तो नहीं, थोड़ा और कोई केस ले लेता हूँ। इसको थोड़ा बदल देता हूँ, ये लो, ये कर दिया 400 ml, और इसकी जगह इसको कर दिया, या ये 200 ml, और इसको कर दिया 0.1, ऐसे कर दिया। अब आंसर बदल जाएगा। अब कॉन्सेंट्रेशन इसकी 0.2 है, इसकी 0.1 है। अब वॉल्यूम जो है, इसके लिए वॉल्यूम 100 ml से 300 ml हो रहा है, इसके लिए 200 ml से 300 ml हो रहा है। अब कंसंट्रेशन हाफ नहीं होगी, अब कंसंट्रेशन हाफ नहीं होगी, इसके लिए कुछ और चेंज होगा, इसके लिए कुछ और चेंज होगा। हाँ, फॉर्मूला अभी भी वही लगेगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला ही लगेगा, क्योंकि इसके 20 मिलीमोल्स है, इसके भी 20 मिलीमोल्स है, अभी भी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला फॉर्मूला तो वही लगेगा। बट अब जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो 0.1 नहीं होगी। मैं आपको बता दूं गारंटी के साथ, अगर पहले वाला क्वेश्चन 100 स्टूडेंट सही कर रहे थे, तो ये वाला क्वेश्चन केवल 20 स्टूडेंट्स ही सही कर पाएंगे, 20 ही सही कर पाएंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। भूल जाते बहुत, तो ऐसा नहीं पता है बहुत, तो हाँ उनमें से बहुतों को शायद नहीं आता होगा, लेकिन ज्यादातर उसमें से 50% को ये पता है क्या करना होता है, लेकिन क्या होता है, स्किप कर जाता माइंड से, फोकस कहीं और होता है। फोकस सारा कहाँ होता है कि सॉल्ट बनेगा या बफर बनेगा, सारा कंसंट्रेशन वहां पर है, ये चीज माइंड से स्किप हो जाती है, स्किप हो जाती है। ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं आता, आता है, लेकिन स्किप हो जाती है। तो वो बहुत केयरफुली आपको देखना होगा। शीट में यही आपको ध्यान रखना है, शीट सॉल्व करते वक्त आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। क्लियर? प्रैक्टिस करोगे अपने आप क्लियर होगी, चीजें आसान होगी, ऐसा नहीं है। बट क्वेश्चंस इसी तरह से ही होंगे ना, इसी में और कॉम्प्लिकेशंस करते हैं। अब और कॉम्प्लिकेशंस कैसे होगी, जैसा अभी मैंने बताया था, या तो एसिड बेस बदल दो, pyridine डाल दो, एनिलीन डाल दो, अपने आप ही कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। कॉन्सेंट्रेशन 0.12, 0.13, वॉल्यूम 150 ml, 300 ml, 350 ml, ये एक तरीका हुआ। कैलकुलेशन टफ कर दो, क्वेश्चन अपने आप टफ हो जाता है। दूसरा तरीका टफ करने का, ये सारे एसिड बेस मैंने कौन से लिए, पॉलीप्रोटिक, मोनोप्रोटिक। अब क्या करें, एसिड और बेस जो है मोनोप्रोटिक लिए थे, अब हम पॉलीप्रोटिक एसिड बेस ले रहे हैं। अभी मोनोप्रोटिक लिए थे, अब हम पॉलीप्रोटिक एसिड बेस पर जाएंगे। फॉर एग्जांपल H2CO3, H2CO3 है, इसमें हम NaOH मिक्स करें,
इसमें हम NaOH मिक्स कर रहे हैं, क्या होगा, ये एसिड ये बेस है, कैसे रिएक्ट करेंगे, इसमें से पहले एक H प्लस आयन निकलेगा और ये कन्वर्ट होगा NaHCO3 में, साथ में क्या बनेगा H2O। अब आप NaOH और डालते जाओगे, H2CO3 कम होता जाएगा, NaHCO3 बनता जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, इसकी बढ़ेगी, धीरे धीरे क्या होगा, ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा और सॉल्यूशन में यही बचेगा NaHCO3। अब आपने अगर और NaOH मिक्स किया तो अब जो ये NaOH है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, NaHCO3 के साथ। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, NaHCO3 के साथ, और आपकी बार क्या बनेगा Na2CO3 प्लस H2O। जब तक कंटेनर में H2CO3 है, अगर आप NaOH डालोगे तो NaOH की NaHCO3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, ये एसिड है, कंपेयर करें, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू NaHCO3, ये भी एसिड है क्योंकि ये H प्लस भी दे सकता है, बेस भी होगा लेकिन एसिड तो ही, बट ये स्ट्रॉन्ग है। NaOH पहले कंपेरेटिवली जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, कंपेरेटिवली वर्ड सुना है मैंने, इसको स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बोला है, कंपेरेटिवली ये स्ट्रॉन्ग है, तो NaOH पहले जो ज्यादा एसिडिक होगा उससे रिएक्ट करेगा, यानी पहले किसके साथ रिएक्ट करेगा, H2CO3 के साथ, क्योंकि पहला H निकालना आसान है, दूसरा H निकालना मुश्किल है, तो ऑब्वियसली NaOH पहले पहला H निकालेगा। तो जब ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा तब NaOH की किसके साथ रिएक्शन स्टार्ट होगी, NaHCO3 के साथ। यही अगर H3PO4 होता तो पहले पहला H प्लस आयन निकलेगा, जब पहला H प्लस आयन निकल जाएगा NaH2PO4 बनेगा, फिर आप और NaOH डालोगे तो अब वो NaH2PO4 रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा, उस किस में कन्वर्ट होगा, Na2HPO4 में, और फिर आप और NaOH डालोगे तो फिर वो Na2HPO4 किस में कन्वर्ट होगा, Na3PO4 में, यानी H3PO4 की केस में 3 स्टेप में रिएक्शन होगी, यहाँ पर 2 स्टेप में हो रही है। अब फॉर्मूले कौन से लगेंगे, ये सब अगेन इनके रिलेटिव मोल्स पर डिपेंड करेगा, किसके मोल्स ज्यादा है किसके कम है। थोड़ा आसान बना लेता हूँ, यहाँ पर इसका 1 मोल, इसका आधा मोल ही लियो, यानी केस 1 ऐसे लिख सकता हूँ, ये 1 मोल प्लस हाफ मोल, ठीक है। क्या होगा, फर्स्ट रिएक्शन ही पूरी नहीं होगी क्योंकि ये लिमिटिंग है, इसके कितने मोल्स बचेंगे, हाफ, ये 0, इसके कितने हाफ, H2CO3 के हाफ मोल्स, NaHCO3 के भी हाफ, याद आ रहा कुछ, क्या याद आ रहा, बफर किसका, H2CO3 और NaHCO3 का बफर, H2CO3 प्लस NaHCO3, कौन सा फॉर्मूला लगेगा कुछ सोचने में, pK1 आएगा या pK2 आएगा, ये मेनली डिसाइड करना है। मन तो कर रहा मेरा बता दूं लेकिन रोक रहा हूं मैं अपने आप को, सॉरी, आप खुद डिसाइड करो। 1 मोल 1 अब क्या होगा, रिएक्शन कंप्लीट, 0 0, इसके 1 मोल, सॉल्यूशन में केवल NaHCO3 है, कौन सा सॉल्ट, एम्फीप्रोटिक सॉल्ट, एम्फीप्रोटिक, इसका NaHCO3 का फॉर्मूला पता है, थर्ड 1 मोल 1.5 मोल। अब 1 मोल पहले सोचो 1 मोल ही डाला, इसके 1 मोल बन गए, ये भी 0 ये भी 0, सॉल्यूशन में NaHCO3 का 1 मोल है। अब आपने 0.5 मोल NaOH और डाल दिया, टोटल 1.5 डालना था, 1 तक डाला, अब 0.5 और डाल दिया एक तरह से, क्या होगा, अब सेकंड रिएक्शन स्टार्ट होगी। इसके कितने मोल्स बने थे, 1 मोल, इसके कितने डाले आपने 0.5 और टोटल 1 प्लस 0.5 टोटल 1.5। अब सेकंड रिएक्शन होगी, क्या कंप्लीट हो जाएगी, नहीं, इसके कितने मोल्स बचेंगे, 0.5 0, इसके 0.5, फिर से क्या बन गया, बफर, लेकिन अब की बार बफर किसका, NaHCO3 प्लस Na2CO3, फॉर्मूला बदल जाएगा,
वापस से सोचना होगा आपको, pk1 आएगा या pk2 आएगा, वो आपको डिसाइड करना है। फोर्थ पार्ट 1 मोल 2 मोल्स, 1 मोल और 2 मोल्स। इस बार क्या होगा, फर्स्ट रिएक्शन 1 मोल 1 मोल कंप्लीट। अभी भी NaOH के कितने मोल्स बचे हुए हैं, 1 मोल। इसके 1 मोल बने, इसके भी 1 मोल है बचे हुए, टोटल 1 यहाँ कंज्यूम हो गए, 1 अभी भी बचे हुए। तो इस 1 मोल रिएक्ट करेंगे, Na2CO3 का भी 1 मोल बनेगा। और सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं बचा, क्या बच गया सॉल्यूशन में, Na2CO3। Na2CO3 मल्टीवैलेंट केटायन एनाइन। अब मल्टीवैलेंट केटायन एनाइन किसकी रिएक्शन से आपको फाइंड आउट करना है, किसका हाइड्रोलिसिस होगा, कार्बोनेट आयन का हाइड्रोलिसिस होगा। लेकिन क्या सभी स्टेप्स लिखेंगे अगर पीएच फाइंड आउट करनी है, नहीं, केवल फर्स्ट स्टेप लिखो, सॉल्व कर सकते हो। 4 केसेस बन गए, एक और बने, 1 मोल 2 से ज़्यादा कितने भी ले सकता हूँ, लेट से बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आपने NaOH डाल दिया तो फिर मेनली पीएच वही डिसाइड कर लेता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो 1 मोल 2.1, 2 मोल तो पूरे रिएक्ट कर जाएंगे, लेकिन जो अब आपने 0.1 और एक्स्ट्रा डाला है वो तो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, Na2CO3 के साथ तो नहीं कर सकता। तो अब क्या होगा, यहाँ पर सॉल्यूशन यहाँ लिख देता हूँ, Na2CO3 के कितने मोल्स 2, NaOH के कितने बचे 0.1, क्या बोलोगे, कॉमन आयन इफेक्ट NaOH का किस पर, Na2CO3। Na2CO3 क्या है, बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट यानी बेस, कौन बेस है, कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन। H2CO3 एसिड है, कार्बोनेट आयन बेस है, NaOH का Na2CO3 पर क्या लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट। फिर से रिएक्शन तो यही होगी, बट सॉल्यूशन में ऑलरेडी NaOH प्रेजेंट होंगे, जो भी कंसंट्रेशन होगी, मोल्स नहीं लिखोगे, 0.1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, क्योंकि मैंने आपको केवल मोल्स दिए, वॉल्यूम भी आपको देखना होगा, वॉल्यूम से डिवाइड करके कंसंट्रेशन निकालनी होगी। कितने केसेस बने, 5 केसेस। पता यही अगर H3PO4 होता तो, अगर 2 रिएक्शन है तो 5 केसेस, 1 रिएक्शन है तो 3 केसेस बने थे, 2 रिएक्शन है तो 5, तो अगर 3 रिएक्शन होगी तो 7 केसेस बनेंगे, 7 केसेस बनेंगे, और आपको उनकी पीएच फाइंड आउट करनी। यस, ये है आयनिक इक्विलिब्रियम, यही प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता, केसेस वेरी कर रहे हैं। आप देखो यहाँ पर बफर, एम्फीप्रोटिक, फिर बफर, लेकिन यहाँ से यहाँ फॉर्मूला लगा, ये मल्टीवैलेंट केटायन एनायन, ये कॉमन आयन इफेक्ट। ऐसा नहीं, यानी माइंड में आपको पता होना चाहिए, प्रैक्टिस करनी होगी, एक एक कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, ये कैटेगरी इसका क्वेश्चन, ये कैटेगरी इसका क्वेश्चन, यहाँ प्रॉब्लम आती है, और यहीं से ये प्रैक्टिस आपको करनी होगी, तब जाके क्लैरिटी आएगी। ये भी करनी होगी, और वो सिंपल एसिटिक एसिड NaOH वो भी करनी होगी, तो उनकी प्रैक्टिस करनी है, और कुछ सबका कॉन्सेप्ट एक ही जैसा है, 3-4 चीजें आप शीट सॉल्व कर लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जेई के क्वेश्चंस आप देखोगे ना, हाँ डायरेक्ट मैं आपको बता दूं, अगर आप इसके जेई एडवांस के एक्सरसाइज देखोगे तो आपको लगेगा यार क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं, आयनिक पर क्वेश्चंस आते हैं, बट आयनिक इक्विलिब्रियम कभी इलेक्ट्रो से कनेक्ट हो जाता है, कभी लिक्विड सॉल्यूशन से कनेक्ट हो जाता है, तो इसके मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो लिक्विड सॉल्यूशन में आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है, या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट वो इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस होते हैं। जनरली जो पैराग्राफ आता है आप नोटिस करोगे, इलेक्ट्रो प्लस आयनिक का पैराग्राफ आता है, वो सारे पैराग्राफ जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शीट में दे रखे, बट क्वेश्चंस इसी तरह से होंगे। चलिए कर ही लेते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन आप करना किसके लिए, आपको H3PO4 के लिए, आपको किसके लिए सॉल्व करना है, H3PO4 के लिए।
टोटल 7 केसेस है। करिए, आई एम वेटिंग। आपको अभी लिखना है, करो इसको। हाँ, पूरा भी नहीं सॉल्व करना है, आप एक्सप्रेशंस निकाल लीजिए जहां आसान हो, जहां इजीली K1 इस तरह की टर्म्स आ रही तब तो उसकी पीएच आपको निकालनी है, कर सकते हो। इसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक की पीएच आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेशन आसान है। सिक्स्थ और सेवंथ में कैलकुलेशन है, फिफ्थ तक आप इजीली कर सकते हो। डू इट फास्ट, ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, फटाफट करो। आई एम वेटिंग, आपको करना है। फर्स्ट स्टेप्स, तीनों रिएक्शंस लिखिए और रिएक्शंस लिखते वक्त उनके बीच में गैप छोड़ दी, और हो सके तो बीच में जब आप लिख रहे हो तो पेंसिल से लिखिए, ताकि पहले केस के बाद दूसरा केस अब स्टार्ट करो तो वापस उसे इरेज कर सको। रिएक्शंस तो पेन से लिखिए, जब मोल्स मिलीमोल्स लिख रहे हो तो वो पेंसिल से लिखिए ताकि वापस उन्हें इरेज कर सको। यहाँ धीरे धीरे थोड़ा विजुअलाइजेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट केस और सेकंड केस में केवल फर्स्ट रिएक्शन की ही ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर सेकंड रिएक्शन पे की भी ज़रूरत पड़ेगी, और इससे आगे जो ये केसेस है यहाँ पर आपको थर्ड रिएक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट केस में बफर बनेगा, किसका बफर बनेगा? H3PO4 और NaH2PO4 का, H3PO4 प्लस NaH2PO4। फॉर्मूला किसका, फॉर्मूला लगेगा बफर का, क्या आएगा? K1, K2, K3 में से अगर हम बात करें तो यहाँ पर PK1 आएगा, K1 यूज होगा यहाँ पर। सेकंड केस, फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, एम्फीप्रोटिक सॉल्ट बनेगा, फॉर्मूला एम्फीप्रोटिक सॉल्ट का हाफ ऑफ PK2 प्लस PK1 लगेगा, क्योंकि NaH2PO4 का एम्फीप्रोटिक सॉल्ट होगा।
हाफ ऑफ pk2 प्लस pk1, क्योंकि अगर ये H लूज कर रहा है तो ये कौन सा H लूज कर रहा है, सेकंड, तो pk2 और एक इससे पहले वाला pk1। तो सेकंड पार्ट में बफर फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, pH इक्वल्स टू pKa1, लॉग वाली टर्म जीरो हो जाएगी, लॉग 1 यानी इक्वल मोल से जीरो है। सेकेंड वाला केस एम्फीप्रोटिक सॉल्ट, इसका एम्फीप्रोटिक सॉल्ट NaH2PO4 हाफ ऑफ pK2 प्लस pK1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 और 7 दे रखा था, तो 11 डिवाइड बाई 2 5.5। थर्ड पार्ट में अब NaH2PO4 की रिएक्शन स्टार्ट होगी, किसके साथ, NaOH के साथ, क्या बनेगा, Na2HPO4 प्लस H2। बफर बन जाएगा थर्ड पार्ट में, फिर से इसके 10 मिलीमोल्स है, अब आपने इसके कितने डाल दिए, 15 मिलीमोल्स, 10 के साथ 10 यहाँ रिएक्ट कर जाएंगे, इसके 10 मिलीमोल्स बनेंगे, NaOH के अभी भी 5 मिलीमोल्स बचे हुए हैं, तो 10 मिलीमोल्स जो यहाँ बने हैं, इसके 5 मिलीमोल्स जो बच गए, तो 10 यहाँ कंज्यूम हो गए, 5 यहाँ पर, ये 0, सॉरी ये 0, ये 10 थे, 5, तो 5 बचेंगे, 0, इसके 5, फिर से क्या बन गया, बफर सॉल्यूशन। बफर का फॉर्मूला, हाँ लेकिन इस बार बफर का फॉर्मूला NaH2PO4 और Na2HPO4 है, तो pH इक्वल्स टू pKa2। वापस से सिंस 5 और 5 है, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। ये थर्ड पार्ट का आंसर है, थर्ड पार्ट का ये आंसर। फोर्थ पार्ट में क्या होगा, फोर्थ पार्ट में क्या होगा, ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, केवल सॉल्यूशन में क्या बचेगा, Na2HPO4, Na2HPO4, यहां मैं आंसर लिख रहा हूं, बफ एम्फीप्रोटिक सॉल्ट कौन सा, Na2HPO4, हाँ लेकिन इस बार अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, हाफ ऑफ pK3 प्लस pK2, हाफ ऑफ pK3 प्लस pK2, फोर्थ पार्ट का आंसर। फिफ्थ पार्ट फिर से बफर, अब फिफ्थ पार्ट में कौन सी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, Na2HPO4 प्लस NaOH, Na3PO4, सॉरी फिफ्थ पार्ट में इसके 25 मिलीमोल्स है, 10 यहाँ रिएक्ट कर गए, 10 यहाँ रिएक्ट कर गए, कितने रिएक्ट कर, अभी मैं बता देता हूँ, इसके 10, इसके टोटल 25 में से 10 यहाँ रिएक्ट कर जाएंगे, 10 यहाँ रिएक्ट कर जाएंगे, बचे कितने एमपीबी, इसके 5, इसके कितने बनेंगे 10 मिलीमोल्स, 0, 5, 5, फिर से बफर, हाँ लेकिन इस बार फॉर्मूला कौन सा लगेगा, pH इक्वल्स टू pKa3, और ये वाली टर्म फिर से 0, log 5/5, और 6
पार्ट में क्या होगा, इसके 10 और इसके टोटल 30, 10 यहाँ रिएक्ट करेंगे, 10 यहाँ रिएक्ट करेंगे और 10 पूरे पूरे यहाँ रिएक्ट कर जाएंगे। तो जो 6th पार्ट है उसमें सॉल्यूशन में केवल क्या बचेगा, 10 मिलीमोल्स Na3PO4 के मल्टीवैलेंट केटायन एनायन। और यहाँ पर अब हमें इसकी अगर पीएच फाइंड आउट करनी तो इसकी कंसंट्रेशन भी निकालनी पड़ेगी। अभी तक 5 पार्ट में कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ी, बट यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। तो जो 6th पार्ट है उसमें वॉल्यूम 300 ml इसका, 100 ml इसका, टोटल कितने ml हो गया 400 ml। तो जहाँ तक कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें कॉन्सेंट्रेशन, तो वो कितनी हो जाएगी 10/400 यानी 1/40। 1/40। अब क्या करेंगे, पीएच फाइंड आउट करनी है तो फॉस्फेट आयन का हाइड्रोलिसिस होगा। मैं यहाँ पर इसको हटा रहा हूँ, या अभी इसको तो रहने देता हूँ। फॉस्फेट आयन का हाइड्रोलिसिस इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kw/Ka3 x² अपॉन कंसंट्रेशन 1/40 माइनस x। नेगलेक्ट करना है या नहीं करना वो आप खुद चेक कर सकते हो। और जो लास्ट पार्ट है उसमें जो अब आप और NaOH डाल रहे हो वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो एक्स्ट्रा रहेगा। तो 40 मिलीमोल्स डाले, 30 मिलीमोल्स रिएक्ट कर जाएंगे, बचेंगे कितने 10 मिलीमोल्स। 10 मिलीमोल्स बच जाएंगे और इसके भी कितने बनेंगे 10 मिलीमोल्स। लेकिन अब 7th पार्ट की बात कर रहा हूँ। अब 7th पार्ट में वॉल्यूम जो है 400 ml, 400 + 100 500 ml। तो जो 7th पार्ट है उसमें Na3PO4 की कंसंट्रेशन 1/50 और NaOH की कंसंट्रेशन 10 मिलीमोल्स बचे हैं, उसके भी वॉल्यूम 500, तो उसकी भी 1/50। फिर से क्या लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट। कैसे खुद बना सकते हो और कैसे बना सकते हैं ये तो आपको और प्रैक्टिस चाहिए, खुद कर सकते हो, बहुत आसान। यहाँ पर H3PO4 की जगह क्या डाल दो Na3PO4 और यहाँ पर NaOH की जगह H3। फिर से वही 7 केसेस बन गए, फिर से वही 7 केसेस बन गए। बनाने आपको प्रैक्टिस करनी है, ऐसा नहीं कि हर एक का फॉर्मूला फिर से लिखो, फिर से रिएक्शन लिखो। अब यहाँ पर क्या होगा, एक H ऐड होगा, पहले एक H ऐड होगा, फिर दूसरा फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट रिएक्शन में एक H ऐड होगा तो किस में कन्वर्ट होगा Na2HPO4 में। फिर एक और H ऐड होगा तो किस में कन्वर्ट होगा NaH2PO4 और फिर एक और H ऐड होगा तो H3PO4 में। फिर से केसेस बनेंगे, वापस से आपको देखना है, यानी रिवर्स कह सकते हो, सम व्हाट इट इज रिवर्स कि हाँ Na3PO4 अब किस में कन्वर्ट हो रहा है H3PO4 में। पहले क्या हो रहा था H3PO4 किस में कन्वर्ट हो रहा था Na3PO4। फिर से 7 केसेस बनेंगे, आपको ये 7 केसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन सबके फिर से फॉर्मूले लिखने। डाउट्स है आप पूछ सकते हो, किसी में भी आपको डाउट लगे आप पूछ सकते हो। बहुत ग्रुप में आप डालिए, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल के देखिए सही है या नहीं है, अपने आप पता चल जाए। तो वो प्रैक्टिस आपको करनी है। फिर से मैं कहूँगा अभी भी ये जो केसेस है क्या हो रहा है, सीक्वेंस में तो बड़ा आसान लगता है, सडनली एक क्वेश्चन बीच में जब आ जाता है ना तब नहीं समझ में आता। अभी क्या हो गया, फिर फ्लो आ गया। मैंने यहाँ पर बताया रिएक्शन माइंड में प्रॉब्लम कब होती है, जब सडनली क्वेश्चन आ जाता है, क्लिक नहीं करता। तो वो बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी तभी हम इन सबको समझ पाएंगे। तो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, अभी भी बफर वाला पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, बफर का था एक पार्ट अभी भी बाकी है, चेंज इन पीएच। बट मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कंफ्यूज नहीं हो, आप इस पर प्रैक्टिस करो, फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा पार्ट है, बट हाँ आपको पहले इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि अब इस मोमेंट पर अगर हमने शीट को अच्छी तरह से सॉल्व नहीं किया तो फिर आगे बढ़ते हुए और कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से शीट को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ S1 के क्वेश्चंस जो हैं बहुत सिस्टमेटिक है, बहुत सिस्टमेटिक। अगर आप सीक्वेंस में बढ़ते जाओगे आपके सारे डाउट्स अपने आप क्लियर होंगे। वो क्वेश्चंस अपने आप में थ्योरी है, वो जो क्वेश्चंस हैं वही अपने आप में थ्योरी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ इस आईनी की क्या थ्योरी है, ये थ्योरी तो हमने क्रिएट किया। आप एनसीईआरटी देखो, किसी बुक में देखो, कुछ नहीं, क्योंकि ये केसेस कैसे बन रहे हैं, डेटा पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। है क्या है, हर जगह एसिड बेस है,
हर जगह एसिड बेस है और कुछ नया थोड़ी है। H3PO4 है, कभी उसका उल्टा कर दिया Na3PO4, कभी NH2PO4, तो क्वेश्चंस को क्रिएट किया जा रहा है। तो ये सब न्यूमेरिकल्स है जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम यहीं पर करते हैं, इससे आगे फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। थैंक यू।